गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईसीएसई 2024 का स्पेसिमेन पेपर हिस्ट्री सिविक्स का, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू वाले पोर्शन से, क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज हम 6 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल डिस्कस अदर एमसीक्यूज ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 टॉक्स अबाउट द ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, तो पहले हम ऑर्डिनेंस के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले ऑर्डिनेंस के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है। द फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है। इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑर्डिनेंस तब इशू करा जाता है जब पार्लियामेंट का कोई एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर इनकेस सेशन में है दोनों हाउस तब तो ऑर्डिनेंस की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑर्डिनेंस जब इशू करा जाएगा तब एक या दोनों हाउस सेशन में नहीं होने चाहिए, तभी ऑर्डिनेंस लाया जाता है। थर्ड चीज़ याद रखनी है कि जो इसको इशू कौन करता है, इट इज़ इशूड बाय द प्रेसिडेंट। यही चीज़ आर्टिकल 123 के अंदर दी गई है, इशूइंग ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो यहाँ से एक चीज़ और याद रखनी है कि आर्टिकल 123 टॉक्स अबाउट द ऑर्डिनेंसेस। नेक्स्ट जो चीज़ याद रखनी है कि जो ऑर्डिनेंस होता है वो एक टेम्परेरी लॉ होता है, जैसे हमने समझा। तो टेम्परेरी लॉ होने का मतलब ये है कि इसको परमानेंट करने के लिए जब भी पार्लियामेंट मिलेगा, इसके बाद ऑर्डिनेंस पास होने के बाद जब भी पार्लियामेंट के हाउस मिलते हैं तो उनको विद इन 6 वीक्स, यहाँ पे ये 6 वीक्स का टाइम याद रखना, विद इन 6 वीक्स उन्हें इस टेम्परेरी लॉ को वो एक बिल के फॉर्म में ला करके पास करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो जो ऑर्डिनेंस है वो इनऑपरेटिव हो जाता है, लैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ हमने ऑर्डिनेंस से समझी। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन सेज एन ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द सेम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ है, तो इस स्टेटमेंट को कौन जस्टिफाई करता है। तो ऑप्शन जब आप देखोगे तो इसमें द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वाई? क्योंकि इसमें क्या बताया जा रहा है कि इफ़ पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव इट विद इन 6 वीक इट बिकम्स इनऑपरेटिव। यही चीज़ अभी हमने समझी थी कि अगर पार्लियामेंट उसको पास नहीं करता है ऑर्डिनेंस को तो ऑर्डिनेंस विल बिकम इनऑपरेटिव, इट बिकम लैप्स, और इसी वजह से इसको टेम्परेरी लॉ बोला जाता है। तो द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज सी। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इट टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर द राज्यसभा। तो पहले हम क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन फॉर द बिकमिंग द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन है वो सिमिलर हैं राज्यसभा की, लोकसभा की भी। क्या क्या है ये? 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3 से 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहली है कि बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले कंपलसरी है कि सिटीज़न होना चाहिए। एज 30 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए। द पर्सन शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल। क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोन नहीं लिए होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, इंसॉल्वेंट है, बैंकक्रप्ट है, तो वो पर्सन एमपी नहीं बन सकता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। देन नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी पर्सन किसी भी तरीके का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करे होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से वो किसी ऐसे जगह काम नहीं कर रहा होना चाहिए जहाँ से वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स ले रहा हो, गवर्नमेंट की सैलरी, किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर रहा हो, कोई गवर्नमेंट टीचर, प्रिंसिपल, कोई गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस, इस तरीके का जज, इस तरीके की सब पोस्ट किस में आती हैं? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। तो अगर उस मेंबर को पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, उस पर्सन को, तो उसको पहले अपनी उस पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। एंड लास्ट क्वालिफिकेशन है अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, यानी कि द पर्सन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग थिंग्स। तो दीज आर द क्वालिफिकेशंस। अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी गई हैं, कैंडिडेट दिए हैं, यहाँ पे एज दी है और उनकी डिटेल्स दी हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। तो राज्यसभा की अभी हमने क्वालिफिकेशन देख ली, अब एक एक का देख लेते हैं। डब्ल्यू के बारे में देखते हैं। डब्ल्यू की एज 35 है, तो अभी हमने देखा कि उसकी मिनिमम एज कितनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, तो यानी कि ठीक है।
देन उसके बारे में कहते हैं रिसेंटली डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, तो बैंकक्रप्ट अभी हमने बताया नहीं होना चाहिए, यानी कि डब्ल्यू क्या होगा, नहीं होगा। फिर 25 इसकी बात करते हैं एक्स की, तो एक्स की एज कितनी दी है 25, तो यहीं से कैंसिल हो कर सकते हैं हम, तो यानी कि आंसर एक्स भी नहीं होगा। वाई की बात करते हैं कि वाई की एज क्या है 30 है, ठीक है। देन ही बिलोंग्स टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ये भी ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो यानी कि आंसर यहाँ पे हमें वाई दिख रहा है, लेकिन एक बार जेड भी देख लेते हैं। जेड में एज कितनी दी है 31, सही है। देन ही इज़ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल ऑफेंस, कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि अभी हमने बताया कि किसी तरीके से क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो जाए, तो आंसर इज वाई। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड टॉक्स अबाउट दी, यहाँ पे पूछा गया है द ऑपोजिशन फील्स दैट द रूलिंग गवर्नमेंट डज नॉट हैव द मेजॉरिटी इन द लोकसभा एंड वांट्स टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कौन सा मोशन लाया जाएगा, विच ऑफ दीज मोशन विल द लीडर ऑफ अपोजिशन मूव, ठीक, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्या हम एडजॉर्नमेंट मोशन लाएंगे, नहीं। क्या मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाएगा, नहीं। सेंशर मोशन, नहीं। आंसर क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब समझ लेते हैं एक एक करके मोशंस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में चीज़ क्या याद रखनी है कि इसको मूव कौन करता है, हमेशा कौन मूव करेगा, ऑपोजिशन। इट इज़ मूव्ड बाय द ऑपोजिशन। देन मूव्ड, इट इज़ मूव्ड व्हेन द ऑपोजिशन फील, जब ऑपोजिशन गवर्नमेंट को, यानी कि ऑपोजिशन को ऐसा लगेगा, इस समय ऑपोजिशन में कौन है, कांग्रेस, जब भी कभी कांग्रेस या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है या वो मेजॉरिटी लैक कर रहे हैं, तो उस केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। फिर नेक्स्ट चीज़, नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करने से पहले कोई भी रीज़न देना नहीं पड़ता है। रीज़न इसलिए क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे इसको सेंशर मोशन से, तो सेंशर मोशन इंट्रोड्यूस करने से पहले रीज़न देना चाहिए, रीज़न दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई रीज़न नहीं, बस लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। इसके बाद अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि पूरी पूरी मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ता है, द होल मिनिस्ट्री रिज़ाइंस, ठीक है। वाई, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री होती है वो अकाउंटेबल होती है लोकसभा के लिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट यही कहता है कि जो मिनिस्ट्री है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। तो अगर किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है या, तो उस केस में पूरी मिनिस्ट्री रिज़ाइन करेगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लोकसभा में ही इसको लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। बाकी मोशन के बारे में बस समझ लेते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, ये तब लाया जाता है जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। प्रेसिडेंट का एड्रेस दो ओकेजन पर होता है, एक जनरल इलेक्शन के बाद और एक हर साल फर्स्ट सेशन यानी कि बजट सेशन के जस्ट पहले, तो दो ओकेजन पर होता है ये। तो आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद सेंशर मोशन, सेंशर मोशन किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के अगेंस्ट लाया जा सकता है, और जब ये सेंशर मोशन पास होता है तो सेंशर मोशन पास होने के बाद पूरी मिनिस्ट्री रिज़ाइन नहीं होती, सिर्फ वो पर्सन रिज़ाइन करता है जिसके अगेंस्ट वो मोशन लाया गया है। एडजर्नमेंट मोशन हमने इससे पहले जो वीडियोस डिस्कस करे थे उसमें डिस्कस करा था। एडजर्नमेंट मोशन तब लाया जाता है जब इंडिया में कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो गया हो विच इज़ ऑफ वेरी पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए होगा, तब जो मोशन लाया जाता है उसको हम कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर मस्ट बी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो चीज़ नहीं समझ में आई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उसको कवर अप करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एनी जजमेंट मेड बाय इट टू रिमूव एन एरर इट फॉल्स अंडर विच ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि द क्वेश्चन इज आस्किंग कि जब सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू करता है तो वो किस ज्यूरिसडिक्शन का यूज़ कर रहा है। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं, आंसर क्या होगा, रिवाइजरी। रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नाम में ही क्या है, रिवाइजरी, यानी कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के पास कई तरीके की ज्यूरिसडिक्शन होती है जिसमें एक ज्यूरिसडिक्शन क्या है, रिवाइजरी। रिवाइजरी का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उसके जो जजमेंट होते हैं एक एविडेंस के तौर पे रखा जाता है। तो जब भी कभी, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अगेंस्ट हम कहीं और अपील नहीं कर सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को खुद रिव्यू कर सकता है। इसी को क्या बोलते हैं,
रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो आंसर विल बी बी। सुप्रीम कोर्ट के पास रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 137, ये याद रखना। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी होती है जिसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में पूछा गया है। तो पहले इलेक्टोरल कॉलेज क्या है वो समझ लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज वो बॉडी होती है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वोट करते हैं। अब कौन कौन वोट करता है? तो दो तरीके के मेंबर होते हैं। पहले होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दूसरे होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर का कोई रोल नहीं होता है, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, यानी कि कौन लोग नहीं पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में? नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट्स एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे वो चीज़ मेंशन नहीं है कि यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दो यूनियन टेरिटरी के भी मेंबर होते हैं। वन इज़ दिल्ली, अनदर इज़ पुदुचेरी। तो ये दो यूनियन टेरिटरी के भी मेंबर वोट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, वोट करते हैं प्रेसिडेंट के केस में जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में ये मेंबर्स हो गए। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन से लोग इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं। तो जो होंगे उन पर हम टिक करते चलेंगे। क्या इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं? यस, अभी हमने देखा। क्या नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं? नहीं। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के? यस। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं? नहीं। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है? पी एंड आर, एंड पी एंड आर इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई या कोई अगर मैंने गलती कर दी हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।